नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th फिजिक्स के अंतर्गत 5 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बोर्ड परीक्षा में आपके 5 नंबर के लिए आते हैं। यानी दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 5 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो डेरिवेशन को आप जानते ही हैं कि जो व्यंजक होते हैं बोर्ड परीक्षा में लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं और ये 5 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यानी कि रिपीटेड है। तो आप सभी की काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं कि भैया आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं उनका सोल्यूशन भी दिया करिए। तो देखिए एक एक वीडियो के माध्यम से इसी प्रकार से अब सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा जो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो 5 क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने कह रहा है कि एक समान, क्वेश्चन को पढ़िएगा थोड़ा सा, इसी प्रकार से बोर्ड परीक्षा में आपकी ये डेरिवेशन आएंगे। तो 5 है, एक समान, पहला जिसमें है आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये दोस्तों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बल युग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। इसका चित्र कैसे बनाना है, सारी चीज़ें मैं आपको A to Z, कोई भी क्वेश्चन होगा जो मैं आपको 5 क्वेश्चन बताऊंगा इनमें से कोई भी आपको क्वेरीज नहीं रहेगी। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपको निकालना क्या है। तो बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक निकालना है। ठीक है, यानी कि व्यंजक आप समझ सकते हैं, इसी को डेरिवेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें करेंगे क्या, आपको पहले कुछ यहाँ पर थ्योरी लिखनी पड़ेगी और वो थ्योरी मैं आपके सामने यहाँ पर लिख के रखा हूँ। बाकी की जो चीज़ें हैं उनको मैं आपके सामने सॉल्व करूँगा जो आपका गणितीय रूप होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा गया कि इसका जो आपका आंसर है कि यदि किसी विद्युत द्विध्रुव, है ना, वैद्युत द्विध्रुव आप जानते हैं जिसे P से डिनोट करते हैं हम लोग, तो वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में यदि रख दें, ठीक है, रख दें तो -q पर बल जो आपका लगेगा वो होगा -q इंटू ई। देखिए यहाँ पर जो आपका दो बिंदु आवेश होंगे, एक तो आपका -q होगा और दूसरा आपका +q होगा। ठीक है, तो दो, इसलिए तो यहाँ पर द्विध्रुव कहा गया है क्योंकि इसमें 2 ध्रुव होंगे। ठीक है, एक तो आपका +q आवेश होगा, एक आपका -q, है ना, कि 2 आपके होंगे। तो दोनों बराबर किंतु एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो जो आपका -q आवेश है, ठीक है, -q आवेश है, इस पर जो बल लगेगा वो आपका होगा -q इंटू ई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हुआ +q आवेश पर जो आपका बल होगा वह आपका होगा q इंटू ई। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव आपका, नेगेटिव के लिए नेगेटिव चिन्ह। ठीक है, बराबर व विपरीत दिशा में लगते हैं, मतलब दोनों बराबर हैं लेकिन क्या है, विपरीत दिशा में है, एक दूसरे का पॉजिटिव, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। ठीक है, इसलिए विपरीत दिशा में लगते हैं, जिससे यह बल युग्म बना लेता है। यानी कि जब विपरीत दिशा में लगते हैं तो क्या बनता है, बल युग्म बनता है। और यह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है और इसे ही बोलते हैं प्रत्यानयन बल युग्म। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपके सामने एक डायग्राम है, इस चित्र को थोड़ा देखिए तो आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक तो क्या है, यहाँ पर AB 2 ध्रुव है। ठीक है, AB यहाँ पर क्या है, 2 ध्रुव हैं, जिसमें एक का आपका +q आवेश रखा गया है, एक में आपका -q आवेश रखा गया। ठीक है, समझ लीजिएगा अच्छे से। और इसकी जो दो आपकी यहाँ पर लंबाई है इसकी पूरी क्या है, टोटल 2l है। ठीक है, 2l है। अब एक जो आपका -q आवेश है, इसका देखिए बल जो आपका लग रहा है इस दिशा में लग रहा है, जो आपका F क्या है, बल है। तो इसका देखिए यहाँ पर किस दिशा में लग रहा है, ये आपका जो एरो है ना, चिन्ह, ये आपका इधर की ओर जा रहा है, तो मतलब यहाँ पर इसमें बल इस दिशा में लग रहा है। जबकि जो आपका +q आवेश है यहाँ पर A पॉइंट पर, इसका बल आपका इस दिशा में जा रहा है। मतलब तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, एक दूसरे के क्या है, विपरीत है दोनों, एक इधर जा रहा है एक आपका इधर जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये आपकी एरो वाली लाइनें हैं इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर E जो है ये क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर हमने ये क्या किया है, डॉट के सहायता से यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिया है जो कि आपको यहाँ पर लंब कर्ण और आधार का ज्ञान कराएगा। और एक पॉइंट हमने C लिया है और यहाँ
पर थीटा कोण बना दिया गया। ठीक है, तो बस इतना सा चित्र है, इसमें कुछ खास ज़्यादा आपको बनाना नहीं है। बस आपको इतना समझ लेना है कि दो बिंदु आवेश है जिस पर बल आपका बराबर लग रहा है किंतु विपरीत दिशा में लग रहा है, और वही आपका बल युग्म बना लेता है और इसी को आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए आपको निकालना क्या है, बल युग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक। तो आप लिखेंगे बल युग्म आघूर्ण जो कि टाउ होता है, टाउ से डिनोट करते हैं इसको, और मैंने कई बार इसको बताया भी है आपको। तो लिखेंगे बल युग्म आघूर्ण यानी कि टाउ बराबर बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, बल युग्म आघूर्ण क्या होता है दोस्तों, तो टाउ इस प्रकार से हम बनाते हैं, तो आप समझ लीजिएगा इस तरीके से होता है। ठीक है, तो टाउ बराबर, तो ये क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी, इसका सूत्र होता है बल गुणे लंबवत दूरी। ठीक है, लंबवत दूरी ये होता है टाउ बराबर मानी कि बल युग्म आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी, ये एक सूत्र होता है। अब इसी सूत्र का इस्तेमाल करते हुए आपको पूरा व्यंजक सॉल्व करना। जैसे यहाँ पर लिखेंगे टाउ इक्वल टू बल, यहाँ पर क्या है एफ। ठीक है, दोनों में क्या एफ बल लग रहा है, तो एफ गुणे, अब लंबवत दूरी में देखिए, इसमें आप अगर देखेंगे तो एक तो आपकी ये दूरी हो गई 2l है ना, और इसी में आपका यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसमें देखें तो आपको यहाँ पर कर्ण ये दिया गया है, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब ये आपका यहाँ पर AC है और कर्ण आपका ये AB है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट आपको कर देना है 2l साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थीटा एंगल है, तो 2l साइन थीटा कर देंगे। साइन थीटा की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये AC की वैल्यू पता नहीं, तो इसलिए आप यहाँ पर साइन थीटा रख दिए। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना, टाउ इक्वल टू यहाँ पर कर देना एफ का मान आपके सामने क्या है दोस्तों, तो एफ जो बल लग रहा है इसका आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेश दोनों का गुणनफल होता है बल, है ना। तो हमने निकाला भी है यहाँ पर Q इंटू ई और ये भी आपका Q इंटू ई, तो दोनों इक्वल है, बराबर है। तो यहाँ पर आपको माइनस प्लस से मतलब नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको एफ की जगह पर लेना है Q इंटू ई, इतना कर देना है। और इसमें आपका क्या है, गुणे में क्या है आपका 2l है, और साइन थीटा है, तो साइन थीटा आपको उसी प्रकार से रख देना है। ठीक है, साइन थीटा इतना जब कर दिए तो अब यहाँ पर एक सूत्र बन रहा है। सूत्र कौन सा बन रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो टाउ बराबर आपको कर देना है, यहाँ पर देखिए इसको यार ध्यान दीजिएगा, ये टाउ है, मैं हर बार बना रहा हूँ, आप हो सकता है कुछ थोड़ा सा इसमें अलग तरीके से बनाते हो, बस आपको ऐसे ही बना देना है, तो इसको टाउ बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर Q इंटू 2l बराबर क्या होता है, P के बराबर होता है, यानी कि Q और इंटू जो 2l, आप देखिए सारी जो भी यहाँ पर दिए गए चीजें सभी गुणे में है, तो Q इंटू 2l को आपको एक जगह कर लेना है, और Q इंटू 2l जो होता है वो P के बराबर होता है। इसे ही बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, यानी कि जो आपका Q और 2l का जब गुणा करा देंगे तो P के बराबर हो जाएगा। अब बचेगा क्या, आपका E बचेगा यहाँ पर, और इधर आपका बचेगा साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर Q और 2l जो आपका गायब हुआ, ये आपका P आ गया, मतलब इसे बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखें, जब हम लोग थीटा बराबर 90 डिग्री करते हैं, मतलब कि यहाँ पर हमारा जो थीटा अगर 90 डिग्री हो जाता है, यानी कि जो आपका ये क्या है, लंबवत हो जाता है, तो जो आपका टाउ का मान हो जाएगा वह क्या होगा, टाउ का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर वो आपका हो जाएगा PE के बराबर, क्योंकि साइन 90 का मान क्या होता है, यहाँ पर साइन 90 का मान आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से तो यहाँ पर क्या है, इसका गुणा हो जाएगा, तो ये आपका टाउ जो हो जाएगा ये पूरा वैल्यू आपका PE के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर, यही आपका हो गया बल युग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक, इतना आपको निकालना है, यही आपका इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से, तो उम्मीद है यार आप लोग इस डेरिवेशन को समझ गए होंगे। यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग इसके बाद यहाँ पर 5 देखिए क्वेश्चन देखने वाले, पांचों को आज जो है बिल्कुल समाप्त करेंगे। तो पांचों में आपका सेकंड नंबर पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर है आपका ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। तो चलिए इसको भी हम लोग अच्छे से समझते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग इसको जानेंगे, इसका डायग्राम भी है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन आएगा कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत समझाइए, तो इसको चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें कुछ चीज़ें आपको पहले यहाँ पर बताना पड़ेगा, जो आप लोग डायग्राम बनाएंगे। हमारे पास ये रहा हमारा एक व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत के लिए आपका ये चित्र। देखिए ऐसा चित्र आपके सामने बनेगा और इसमें आपके ABCD ये क्या है, चतुर्भुज है, और इस चतुर्भुज के रूप में इसको बनाया गया। यहाँ पर 4 आपके प्रतिरोध हैं। पहला आपका P हो गया, यहाँ पर ये जुड़ा है, इसके बाद Q, फिर यहाँ पर R और S। ठीक है, इसमें आपका I1 और ये I1 धारा आपकी इस दिशा में जा रही है, ठीक है, AB वाले में, और
इसके बाद अगर यहाँ पर ए और डी वाले में देखें यहाँ पर सीतक में, तो यहाँ पर I2 और ये I2 धारा इधर जा रही है। इसमें दो कुंजियां हैं आपका K1 और K2, और यहाँ पर एक आपका ये सेल जुड़ा है और बाकी की यहाँ पर आपका I धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर यानी कि धारा मापी है। तो इस प्रकार से ये सेतु संतुलन की अवस्था में है, इस प्रकार से यहाँ पर ये बनाया गया है। अब जो चीजें हम लोग यहाँ पर बनाए हैं जो डायग्राम, इसी को यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यही लिखा गया है। समझेंगे, बताया गया है कि चित्र के अनुसार, बहुत यार इजी तरीके से मैंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आपके लिए लिखा है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि चित्र के अनुसार चार प्रतिरोधों PQRS एक चतुर्भुज ABCD की चार भुजाओं में जोड़े जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ABCD यहाँ पर क्या है, ABCD चतुर्भुज है और इसी में चार प्रतिरोध जुड़े हैं PQR और S, यानी कि यहीं जो हम लोग बनाए हैं वही चीज़ यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या है कि विकर्ण BD में धारा मापी तथा विकर्ण AC में एक सेल लगा है। जैसे यहाँ पर देखिए जो आपका BD है, ठीक है, BD जो है ये विकर्ण है आपका, यहाँ पे जो ये ग्रीन लाइन आई है इसे BD बोलेंगे, इस चतुर्भुज का ये विकर्ण है। इसमें G जो है ये आपका धारा मापी इसमें जुड़ा है। और फिर बताया गया है कि जो AC है, विकर्ण जो आपका AC है, इसमें सेल लगा है, यानी कि A से ये जो रेखा हमारी C को मिला रही है, ये आपका यहाँ पर क्या है, सेल लगा है। ठीक है, तो ये सेल लगा इस विकर्ण में। इसके बाद आपको लिखना है कि संतुलन अवस्था में प्रतिरोधों में बहने वाली धाराएं। तो अब बच्चों यहाँ पर हम लोग लगाएंगे किरचॉफ के नियम, यही से मेन आपका डेरिवेशन है। जो चलिए समझिए थोड़ा सा आप लोग, तो लिखेंगे किरचॉफ के नियमानुसार, है ना, किरचॉफ के नियम के अनुसार। तो लिखेंगे किरचॉफ, तो किरचॉफ का नियम आपने पढ़ा भी होगा, मैंने कई बार इनको बताया भी है आपको। तो किरचॉफ के नियमानुसार, देखिए पूरी किताब से मैंने सारे महत्वपूर्ण नियम आपको बता दिए हैं। नियमानुसार, किरचॉफ के नियमानुसार। तो अब यहाँ पर किरचॉफ का नियम लगाएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या समझेंगे, जो आपका परिपथ ABCD यानी कि जो पूरा आपका बन रहा है, तो इसमें दो बंद पास बन रहे हैं। किरचॉफ के नियम में हमने बंद पास यानी कि जो दूसरा नियम था उसमें हमने देखा था कि बंद पास के लिए किस प्रकार से होता है, तो A B और फिर इस विकर्ण से वापस आ जाना है, फिर D फिर A। तो यहाँ पर ABDA एक ये बन रहा है। इसी प्रकार से अगर इसमें देखें तो BCDV दूसरा ये बन रहा है। तो दो बंद पास इसमें बन रहे हैं और दोनों के लिए आपको लगाना है अलग अलग। तो चलिए पहले के लिए करते हैं कि परिपथ A और इसके बाद B फिर आपका D फिर A। तो परिपथ ABDA यानी कि यहाँ से चले फिर B में गए, फिर यहाँ पर D में, फिर A में, यानी कि उसी जगह पर वापस आ गए। तो ये आपका एक बंद पास बन गया। तो इसमें हमने पढ़ा था किरचॉफ के नियम में, 2-3 नियम में, कि जो आपका उसमें बहने वाली धारा होती है और उसका जो संगत प्रतिरोध होता है उसका गुणनफल होता है। ठीक है, तो इसमें जो बहने वाली धारा I1 है और इसका संगत प्रतिरोध क्या है, P है। तो हमारा यहाँ पर बनेगा I1 और इंटू P। ठीक है, और फिर इस दिशा में चल रहे हैं तो यहाँ से आएंगे और फिर इस दिशा में जाएंगे, तो यहाँ पर विपरीत पड़ गए, यानी कि ये धारा इधर आ रही है और हमें जाना किधर है, एक ही तरफ जाना है। तो जब अपोजिट हो जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, वहाँ पर माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर माइनस आपका हो जाएगा I2 और यहाँ पर संगत प्रतिरोध R है। ठीक है, और यहाँ पर सेल क्या है, 0 है, तो कोई भी सेल नहीं जुड़ा है। तो ये आपका पहला हो गया। और इसी को अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं I1P और इसको अगर आप उस तरफ ले जाएंगे तो बराबर में हो जाएगा I2R। ये दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि इसको अगर इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस आपका प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये आपका एक स्थिति बन गई, फर्स्ट समीकरण इसको आप मान सकते हैं। इसी प्रकार से आप दूसरे वाले के लिए, इस बंद पास के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि परिपथ, दूसरा जो परिपथ है उसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, परिपथ, और यहाँ पर कौन सा लग रहा है, तो BCDB। यहाँ पर देखिए BCDV इस वाले के लिए। ठीक है, तो इसमें आपका धारा और संगत प्रतिरोध यहाँ पर I1Q है, फिर इसके बाद यहाँ पर I2S है। तो इस दिशा में देखिए B से चल रहे हैं, फिर C से और फिर D में आएंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो संगत प्रतिरोध धारा है, फिर जब इधर आएंगे तो ये फिर से देखिए इस दिशा में धारा जा रही है, तो अपोजिट हो गया, तो फिर से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा I2 और यहाँ पर क्या है, Q, सॉरी I1 है यहाँ पर। तो यहाँ पर I1 है ना, इसके संगत प्रतिरोध Q है, तो I1Q और फिर इसके बाद यहाँ पर
क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पर ये धारा इस दिशा में जा रही है तो माइनस करके यहाँ पर कर देंगे आप लोग I2, ठीक है। और यहाँ पर इसका प्रतिरोध है यस, और इक्वल में आपका यहाँ पर क्या है फिर से 0, यहाँ पर आपका कोई भी सेल नहीं जुड़ा है। तो इतना करने के बाद ये आपका बन गया। अब इसके बाद यहाँ पर इसको फिर से आप लोग I1Q इक्वल टू यहाँ पर इसको उधर ले जाएंगे जब, तो यहाँ पर हो जाएगा I2 यस। इसको आप समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। तो 2 समीकरण आपने निकाल लिए। अब क्या करेंगे, लिख सकते हैं समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर इतना कर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है, 1 में 2 का भाग देने पर, ठीक है, भाग करा देना है। तो 1 में 2 का भाग देने पर इतना कर देंगे। तो समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। जब समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर आपका आएगा I1P अपान ये वाला I1Q, ठीक है। और इक्वल में क्या है आपका I2R है, तो इधर आपका I2R अपान ये हो जाएगा I2 यस, इतना बना। अब देखिए I1 से I1, I2 से I2 कैंसिल, तो बचा क्या आपका P अपान Q इक्वल टू R अपान यस। और यही आपका क्या था, ये है आपका फाइनल आंसर जो कि है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, ठीक है। तो ये चारों क्या है आपके प्रतिरोध हैं और इस फॉर्मूले की सहायता से आप लोग निकाल सकते हैं अज्ञात प्रतिरोध, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपके पास कोई 3 प्रतिरोध दिए होंगे, जब आपका इससे न्यूमेरिकल आएगा व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत से, तो आप कोई चौथा प्रतिरोध निकाल सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चन आपके जो है एक मतलब यहाँ पर लॉन्ग में आते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हुए। इसके बाद नंबर 3 पर जो आपका क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है आपका धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है। ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें हम लोग जानते हैं पहले धारा घनत्व क्या है और फिर हम लोग जानेंगे धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। देखिए यहाँ पर आपके सामने है धारा घनत्व। जब किसी, ठीक है, अनुगमन वेग और धारा घनत्व दोनों में रिलेशन जो है कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहा गया है कि जब, देखिए कुछ चीज़ें क्या होती है थ्योरी वाली होती है तो उनको पहले समझना पड़ेगा। तो जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, जैसे कोई कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर मतलब चालक, जैसे कि कोई वायर है, तार है, उसमें आप लोग धारा प्रवाहित करेंगे, करंट जब फ्लो करेंगे तो क्या होता है उसमें जो चालक में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। और वही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं जब गति करते हैं तभी तो धारा प्रवाहित होती है। हमें लगता है कि यहाँ से करंट उस पार निकल गया या जहाँ पर भी आप भेजना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पर है कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं ऋण सिरे से धन सिरे की ओर क्या करते हैं एक नियत औसत वेग से गति करने लगते हैं। और जब वो गति करते हैं तो जब वही गति जो होती है वही कहलाती है क्या VD, यानी कि धारा घनत्व, ठीक है। मतलब दोस्तों यहाँ पर धारा घनत्व जो है वो क्या है इलेक्ट्रॉनों का एक वेग होता है जो जिससे वेग से जो है इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं अनुगमन वेग जो होता है, अनुगमन वेग यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों का वेग ही होता है वही होता है अनुगमन वेग, या इसे ही बोलते हैं VD, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसको यहाँ पर VD से व्यक्त करते हैं। अब धारा घनत्व जो होता है उसको J से डिनोट करते हैं। तो अनुगमन वेग तो आप ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनों का ये वेग है। अब इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, थोड़ा सा थ्योरी और लिखना पड़ेगा आपको। यहां पर लिखेंगे कि माना किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग VD है और चालक के परिच्छेद A से जो प्रवाहित धारा होगी वह क्या होगी। देखिए जैसे आपका जो चालक है, चालक पर जो अनुगमन वेग है वो VD है, तो जो आपका पूरा चालक होगा उसका जो एक एरिया भी तो होगा, यानी कि जो चालक है उसका एक क्षेत्रफल भी होगा, और पूरे क्षेत्रफल के परिच्छेद से जो धारा बह रही है उसको कहे से डिनोट करेंगे। तो धारा तो आपका I हो जाएगा, लेकिन अगर पूरे एरिया के लिए बात करें तो ये आपका हो जाएगा I बराबर NEAVD, ठीक है। ये का मतलब क्या है, यहाँ पर जो आपका चालक का क्षेत्रफल है, ठीक है, पूरे क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा है ये, ठीक है, I बराबर NEAVD। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि N क्या है और E क्या है। A तो क्षेत्रफल हो गया, VD आपका अनुगमन वेग हो गया और I आपकी धारा होगी। तो देखिए N और E को आप यहाँ पर लिख देंगे कि जहाँ N तथा E, इन चीज़ों को समझाना पड़ता है क्योंकि अगर आप वहाँ पर लिख देंगे तो आपको पता भी होना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। तो जहाँ N तथा E क्रमशः एकांक आयतन में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या
यानी कि जो n है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो आप जानते हैं कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो ये I बराबर NeAVD, आपको इतना समझ में आ गया। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, A आपका जो है चालक का जो परिक्षेत्र क्षेत्रफल है, और VD आपका अनुगमन वेग है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का। तो इतना हो गया। तो यही आपके सामने ये फार्मूला। अब आपको यहाँ पर क्या करना, धारा घनत्व बता देना है। तो इसमें लिखेंगे कि यदि धारा का वितरण चालक के क्षेत्रफल पर एक समान हो तो उसे बोलते हैं धारा घनत्व। ठीक है, यानी कि जो धारा होती है, जो हम लोग धारा I जो प्रवाहित कर रहे हैं, और अगर वह पूरे क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित हो रही है तो उसको बोलेंगे प्यारे साथियों यहाँ पर धारा घनत्व, या इसे ही J से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो J बराबर I/A, मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं, यानी कि J बराबर I/A। तो अब इसके बाद यहाँ पर जो फाइनल आपका आंसर निकल के आएगा J बराबर, तो I की आपकी वैल्यू है NeAVD, तो लिखेंगे NeA और क्या है VD, और अपान क्या है, बटे में आपका A है, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, J बराबर आपका बचेगा NeVD, और यही दोस्तों आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपका देखिए धारा घनत्व यहाँ पर J है और अनुगमन वेग VD है, और यही दोनों में रिलेशन है। ठीक है, दोनों के बीच यही संबंध होता है। तो यार उम्मीद है आप लोग इतना समझ गए होंगे धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध किस प्रकार से होता है। देखिए मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ सभी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, गॉस की प्रमेय। कई बार यह क्वेश्चन आया है और वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र फर्स्ट चैप्टर से है। तो देखिए गॉस की प्रमेय को समझ लीजिए अच्छे से, ये 5 नंबर के लिए बोर्ड परीक्षा में आपके आता है, और इसको बहुत ही आसान तरीके से आसान भाषा में आपको मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे से पहले इसकी परिभाषा को समझते हैं। इसका चित्र भी हमारे पास ये रहा, तो इसका चित्र भी चले आपको मैं समझा दूंगा, कोई सारी चीज़ें अच्छे से हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर गॉस की प्रमेय की पहले परिभाषा समझिए। अगर 1 नंबर के लिए आता है तो आपको इतना करना है, जैसे कि यहाँ पर है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, और जहां ε0 क्या है आपका, ये निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ठीक है, तो इसका फाइनल अगर आंसर आपको देना है तो इतना निकालेंगे, फाई बराबर Q/ε0। जैसे यहाँ पर कहा गया कि किसी बंद पृष्ठ, ये आपका क्या है, जो आपका ब्लैक से यहाँ पर एक गोला बनाया गया है, ये टोटल आपका एक बंद पृष्ठ है। ठीक है, बंद पृष्ठ है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश, जो इसमें आवेश है प्लस Q, इसका कितना होता है 1/ε0 गुना, यानी कि Q/ε0, यही होता है इसका जो वैद्युत फ्लक्स है वो आपका Q/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, गॉस की प्रमेय का एक परिभाषा और फाइनल आंसर है। अगर इसकी गणितीय व्याख्या की बात करें या इसका डेरिवेशन आपको निकालना है तब आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर इसको लिखना है, जो आप चित्र बनाएंगे उसी को यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखना है समझिए थोड़ा सा। तो गणितीय व्याख्या में लिखेंगे कि माना कोई बिंदु आवेश Q किसी गोले के केंद्र O पर रखा है। जैसे आप यहाँ पर देखें चित्र में, तो यहाँ पर प्लस Q आवेश गोले का ये जो केंद्र है यहाँ पर O है, इस पर क्या है रखा है, हमने यही लिख दिया। उसके बाद गोले की त्रिज्या R है, जैसे यहाँ पर आप इसका जो रेडियस हमने दर्शाया है क्या है R है। इसके बाद तब गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु P पर तीव्रता, तो हमारा जो गोले का बिंदु यहाँ पर P है। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु हमने अल्पांश मान लिया या छोटा सा क्षेत्र हमने मान लिया, अल्प पृष्ठ जिसे बोल सकते हैं। तो उसमें आपका जो बिंदु P है इस पर आपको पहले निकालना है तीव्रता। तो ये तीव्रता हमारी कितनी होती है, E बराबर 1/4πε0 Q/R स्क्वायर। ठीक है, जो हमने इस संपूर्ण गोले के एक छोटे से भाग में जो कि P है, इस पर हमने जो P बिंदु माना है, इस पर हमारी ये तीव्रता है। ठीक है, तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। देखिए इतने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं किया गया, सिर्फ हमने डायग्राम बनाया है और हमने जो अल्पांश अल्प क्षेत्र जो माना है उस पर हमने तीव्रता लिख दी, जो तीव्रता का ये फार्मूला होता है आपको पता भी होगा। तो E बराबर 1/4πε0 Q/R स्क्वायर। इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर आपको करना है कि बंद पृष्ठ पर एक अल्पांश ds की कल्पना करते हैं। जो हमने
ये पूरा बंद पृष्ठ है, ठीक है। इस पर हमने ये जो आपका डीए मान सकते हैं या इसी को आप लोग डीएस बोल सकते हैं, ठीक है। इसी को आप लोग क्या बोल सकते हैं, डीएस भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको चलिए डीएस कर देते हैं। जैसे हमने लिखा है डीएस तो हम इसको भी डीएस कर देते हैं। तो हमने इसकी कल्पना कर ली, मतलब इसको हमने मान लिया कि ये भी एक छोटा सा क्षेत्र है। तो जब हम लोग डीएस की कल्पना करते हैं या मान लेते हैं तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो आपका डी फाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने डी फाई क्यों किया, क्योंकि बच्चों ये क्या है, एक छोटा सा पार्ट है। छोटा सा पार्ट के लिए हम लोग यहाँ पर डीएस माने हैं, तो हमारा जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो भी डी फाई होगा। अगर पूरे पार्ट का निकालेंगे तो फाई हो जाएगा, लेकिन छोटे से पार्ट का है तो यहाँ पर डी फाई होगा, ठीक है। इतना क्लियर कर लीजिए। तो हमने किया डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर डॉट वेक्टर डीएस, यानी कि यहाँ पर वेक्टर ई जो है आपका ये भी क्या है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और डीएस आपका वही अल्पांश क्षेत्र है, अल्प क्षेत्र है। जब इतना कर दिए फिर इसके बाद डी फाई इक्वल टू यहाँ पर ई और डॉट डीएस कॉस थीटा। देखिए जब हम लोग यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो जो आपका यहाँ पर वेक्टर के लिए, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा होता है। अगर क्रॉस होता तो क्या होता है, साइन थीटा होता, ठीक है। यानी कि देखिए क्रॉस क्या बोलते हैं, इस प्रकार से क्रॉस में होता है साइन थीटा, और अगर डॉट प्रोडक्ट है इस प्रकार से, जैसे डॉट है तो यहाँ पर कॉस थीटा होता है, ठीक है। इतना भी आप लोग जान लीजिए, ये 11th क्लास की मैथमेटिक्स है, ठीक है। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। तो जब इतना कर देंगे तो ये बनेगा आपका ई डॉट डी एस कॉस थीटा। अब इसके बाद यहाँ पर डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ पर कॉस जीरो हमने कर दिया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इसमें आपका जो थीटा है वो क्या है, 0 डिग्री है। मतलब यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है और जो आपका यहाँ पर अल्पांश दोनों एक ही दिशा में है, ठीक है, एक दूसरे के समान है। तो यहाँ पर जब दोनों बराबर हैं तो इनका जो एंगल होगा वह क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तो cos 0 का मान 0 होता है, सॉरी 1 होता है। तो यहाँ पर डी फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी एस निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर cos 0 का मान 1 है और 1 से गुणा कराएंगे तो ई इंटू डी एस ही आपके पास आएगा। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर आपके पास जो बचेगा वो हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी एस, ठीक है। इतना आपके पास निकल के आ चुका है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये तो अल्पांश के लिए हो गया, जो हमने अल्पांश माना था, यानी कि जो आपका यहाँ पर अल्पांश था इस भाग के लिए हमने निकाल लिया यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स। अब हमें पूरे के लिए निकालना है, ठीक है, जो पूरा एरिया है। तो जब पूरे के लिए निकालना होता है तो आप जानते हैं कि इसका कराते हैं हम लोग समाकलन। तो जब पूरे क्षेत्र के लिए निकालना है तो आप करा देंगे समाकलन। तो समाकलन कराने पर देखिए क्या आएगा, समझ लीजिए। आप यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का, ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है, इतना कर देना बच्चों। जब दोनों पक्षों का हम लोग कराएंगे समाकलन तो यहाँ पर हो जाएगा बंद पृष्ठ के लिए है ना, तो डी फाई ई इक्वल टू, अब यहाँ पर दोस्तों ई देखिए, इसका भी जब आप लोग बंद पृष्ठ में कराएंगे तो ई है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ई का मान आपके पास यहाँ पर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, ई की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर आपको रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, और यहाँ पर इंटू में क्या है, डी एस है, ठीक है। इतना बस कर देना है, इसके आगे कुछ भी नहीं करना आपको। जब इतना करेंगे तो इसके बाद देखिए डी फाई ई जो है इसका आपका समाकलन हो जाएगा फाई ई, ये हो जाएगा यहाँ पर फाई ई, और यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, ये बाहर हो जाएगा इसके। तो यहाँ पर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, और यहाँ पर अंदर बचेगा डी एस, ठीक है, डी एस। ये इतना बच गया, ये आपका जो है अचर हो जो है ये बाहर आ गया। अब यहाँ पर डी एस बचा, डी एस का आपको समाकलन कराना है, और डी एस क्या है, ये आपका यहाँ पर एक प्रकार से जो है वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपका डीएस है टोटल, इसको याद कर लीजिए, या तो अगर आपको जैसे नहीं आता है तो आप इसको याद भी कर सकते हैं कि इसका जो आपका यहाँ पर समाकलन निकल के आएगा ना, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। इतना याद कर लेना है आपको। इतना कराने के बाद तो फाई ई आपका यहाँ पर निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू इंटू में क्यू और आर स्क्वायर, और इसका जो आपका यहाँ पर समाकलन निकलेगा ये आपको गुणे में कर देना है 4 पाई आर स्क्वायर। इतना हो गया। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। अब बचा क्या, तो देखिए बचेगा आपका यहाँ पर फाई ई इक्वल टू क्यू
और इसके बाद यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, इसके अलावा तो कुछ चीज़ें बच नहीं रही हैं। और यही तो है फाई बराबर 4 पाई अपॉन एप्सिलॉन फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही आपका क्या है गॉस की प्रमेय का फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इतना आपको देखिए यहाँ पर गॉस की प्रमेय का ये व्यंजक हो गया, हमने कर भी दिया बहुत ईजी तरीके से, है ना। तो 4 क्वेश्चन आपके हो गए। इसके बाद बच्चों आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आता है आपके सामने, जो कि यह भी एक 5 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण और लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों। तो इसमें हम लोग जानेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। आज के इस वीडियो में जितने भी डेरिवेशन बताया हूं, इनमें से 2 डेरिवेशन आपके परीक्षा में इस बार आने वाले हैं। ठीक है, चाहे कोई सा भी पेपर का सेट आपका आए, बिल्कुल आएंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक कर देना। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। आप जितने भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूं, सारे क्वेश्चन का इसी प्रकार से सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो बने रहेगा आप लोग लास्ट तक। देखिए ट्रांसफार्मर के बारे में जानते हैं। ट्रांसफार्मर सबसे पहले जानिए कि है क्या। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ा या घटा देता है। ठीक है, मतलब जो ट्रांसफार्मर ये क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। और ये टोटल अगर इसकी प्रकारों की बात करें, देखिए चाहे प्रकार की बात करें, सिद्धांत की, कार्यविधि, जो भी चीज़ें पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यानी कि इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका अब इससे बाहर नहीं आएगा, ये समझ लीजिए। तो देखिए इसमें पहला जो प्रकार होता है ट्रांसफार्मर में, वो आपका होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, एक होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर। तो पहला आपका चलिए जानते हैं। देखिए अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, यह ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटा देता है किंतु धारा के मान को बढ़ा देता है। ठीक है, यानी कि जो आपका अपचाई ट्रांसफार्मर होता है बच्चों, ये प्रत्यावर्ती वोल्टता को क्या करता है, घटाता है, और धारा के मान को क्या करता है, बढ़ा देता है। और इसके अगर प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या की बात करें तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है अपचाई ट्रांसफार्मर में, और उच्चाई इसी में जो आपका द्वितीयक कुंडली होता है इसमें फेरों की संख्या कम होती है। ये आपने जाना। और इसमें ये पटलित कोण होते हैं। ठीक है, पतलित कोण यहाँ पर ये लगाए गए हैं, इसमें फेरों की संख्या यहाँ पर फेरे लपेटे गए हैं कुंडलियाँ। और इसके बाद अगर यहाँ पर अपचाई की बात करें हम लोग उच्चाई ट्रांसफार्मर की, तो इसमें जस्ट इसी का उल्टा हो जाता है। जैसे ये आपका क्या करता था, वोल्टता को घटाता है और धारा को बढ़ाता है, तो जो आपका उच्चाई ट्रांसफार्मर होगा ये वोल्टता को बढ़ाएगा और धारा को घटाएगा। ठीक है, एक याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। और इसमें अगर आप बात करें तो प्राथमिक कुंडली में फेरे कम होते हैं, फेरे की संख्या, और द्वितीयक में फेरे अधिक होते हैं। लेकिन इसमें क्या था, द्वितीयक में फेरे कम थे और प्राथमिक में अधिक थे, और इसमें क्या है, प्राथमिक में कम है और द्वितीयक में अधिक है। तो यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर की परिभाषा और याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इतना ईजी है ये, समझ लीजिए। इसके बाद अगर इसके कार्य विधि की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर वह भी हम लोग जानते हैं, चित्र तो आपके इसी प्रकार से बना देना बोर्ड परीक्षा में आपको। ठीक है, कॉपी में। और इसकी कार्य विधि है तो थोड़ा सा उसको भी समझ लीजिए, बाकी आपका यहाँ पर ये पूरा समाप्त हो जाएगा। और आज के इस वीडियो में यही 5 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है आपका कि जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई जाती है। ठीक है, जो यहाँ पर आपके सामने प्राथमिक और द्वितीयक जो कुंडलियाँ दिख रही हैं, तो इसमें आपका जो प्राथमिक कुंडली होती है यहाँ से ही प्रत्यावर्ती वोल्टता दी जाती है किसी भी ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो यहाँ पर है कि जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई जाती है तो उस कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहने लगती है। प्राथमिक कुंडली में ही क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा बहने लगती है। जब ये होता है तो इसके बाद देखिए, यह प्रत्यावर्ती धारा कोण में प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है, अतः द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में बार बार परिवर्तन होने लगता है। यानी कि दोस्तों प्राथमिक कुंडली में आप लोग प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाएंगे, उसी कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहने लगती है, और इसके बाद क्या होता है, द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में बार बार परिवर्तन होता है, और इस परिवर्तन के कारण उसी आवृत्ति का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और इसका सिद्धांत की बात करें, ये तो आपकी कार्यविधि है। ठीक है, इतना आपको लिखना है कार्यविधि में। अब बच्चों यहाँ पर सिद्धांत में देखिए, यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा सा। सिद्धांत में आपको लिखना है कि माना ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली, इससे यार कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं, इसलिए मैं आपको ये सिद्धांत बता रहा हूँ। सिद्धांत में कुछ आपके फार्मूले निकल के आएंगे, उन फार्मूले की सहायता से आप लोग क्या करेंगे, उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, और इससे संबंधित न्यूमेरिकल मैं आपको कई बार करा भी चुका हूँ। ठीक है, तो माना ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली व द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः NP व NS है। अब यहाँ पर NP और NS क्या है, तो देखिए P का मतलब होता है प्राइमरी यानी कि प्राथमिक कुंडली। ठीक है,
और यस का मतलब सेकेंडरी या जिसे बोल सकते हैं द्वितीयक कुंडली। तो एनपी और एनएस क्या है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या को बोलेंगे एनपी और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या को बोलेंगे एनएस, ठीक है, यानी कि सेकेंडरी। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आपके सामने है अपचाई ट्रांसफार्मर, उच्चाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक यानी एनपी में जो है आपके फेरे ज़्यादा हैं और एनएस में फेरे कम हैं। इसी प्रकार से उच्चाई में बात करें तो एनएस में यानी कि सेकेंडरी में आपके फेरे ज़्यादा होंगे और एनपी में फेरे कम होंगे। तो ये हो गया। इसके बाद आपको लिखना है कि यदि प्राथमिक कुंडली में प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो, ठीक है बच्चों, यानी कि आपको इसके बाद देखिए ये चित्र तो हो गया, आपको समझ में आ गया एनपी एनएस क्या है, ये सारी चीजें। तो इसके बाद लिखना है कि यहाँ पर अगर प्राथमिक कुंडली में जो फेरे हैं, फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का अगर फाई होता है तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम से, ये फैराडे का नियम है, ठीक है, ये फार्मूला जो आपका बना है E बराबर एन पी डी फाई अपॉन डी टी, ये फैराडे का नियम मैंने आपको बताया था, द्वितीय नियम है, ध्यान दीजिएगा। तो ईपी इक्वल टू माइनस एनपी डी फाई अपॉन डी टी, और यहाँ पर जो माइनस चिन्ह है ये क्या बताता है, तो ये चुंबकीय फ्लक्स में यहाँ पर जो है जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका विरोध करता है, तो उसी का ये एक प्रकार से माइनस चिन्ह यहाँ पर लगा दिया जाता है। और ये चीज़ मैं आपको वहाँ पर बता भी चुका हूँ कि ये जो चुंबकीय प्रेरण है फ्लक्स का विरोध करता है, उस रीजन से यहाँ पर माइनस लगाया जाता है। और पी का मतलब क्या है, ईपी का मतलब जो आपका यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण से यहाँ पर जो आपका ई जो है विद्युत वाहक बल है, और पी के लिए मतलब कि प्राथमिक कुंडली के लिए होता है, और बाकी यहाँ पर भी एनपी है तो ये भी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है। और डी फाई अपॉन डी टी मतलब यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स जो है ये चेंज हो रही है समय के साथ, दर, ठीक है, डी टी मतलब टाइम के साथ। तो इतना आपका ये पहला बन गया प्राथमिक कुंडली के लिए, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से द्वितीय कुंडली के लिए आप निकालेंगे तो यहाँ पर द्वितीय कुंडली के आपका विद्युत वाहक बल जो होगा ईएस हो जाएगा, यानी कि ईएस मतलब सेकेंडरी के लिए ईएस इक्वल टू माइनस एन एस डी फाई अपॉन डी टी, तो ये दूसरा समीकरण मान लेंगे, द्वितीय कुंडली के लिए है। तो अब समीकरण 1 और 2 में भाग दे देंगे आपस में, तो ईपी अपॉन ईएस इक्वल टू, तो इनका भी हो जाएगा, तो यहाँ पर एनपी से एनएस जो है ये बचेगा, डी फाई अपॉन डी टी से डी फाई अपॉन डी टी ये कैंसिल हो जाएगा, और दोनों के माइनस है तो दोनों के माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर ईपी अपॉन ईएस इक्वल टू एनपी अपॉन एनएस, ये आपका तीसरा समीकरण या इसका फार्मूला बन गया। ये फार्मूला भी है, इसका आप लोग उपयोग करके जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि यदि प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ईपी उसके सिरों के बीच आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता वीपी के बराबर होगी। देखिए इसी प्रकार से आपको यहाँ पर करना है कि जो आपका प्राथमिक कुंडली है अगर उसका प्रतिरोध जो है नगण्य हो मतलब शून्य हो, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो ईपी है उसके सिरों के बीच आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता वीपी के बराबर हो जाएगा। और इसी प्रकार से द्वितीय कुंडली में ईएस जो है वोल्टता वीएस के बराबर हो जाएगा, यानी ईपी जो है वो वीपी के बराबर हो जाएगा और ईएस जो है वो वीएस के बराबर हो जाएगा। जब ये आपस में बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पर वीपी अपॉन वीएस इक्वल टू एनपी अपॉन एनएस इक्वल टू ईपी अपॉन ईएस, ये आपका तीनों इक्वल हो जाएंगे आपस में, ठीक है। और इसके बाद एक फार्मूला और बनता है, ये फार्मूले ध्यान दीजिएगा, इन सूत्रों को आप लोग लिख लीजिए कहीं पर। तो द्वितीय कुंडली में शक्ति बराबर प्राथमिक कुंडली में शक्ति अगर निकालने के लिए आता है तो ईएस गुणे आईएस इक्वल टू ईपी अपॉन ईपी गुणे आईपी, ठीक है। और यहाँ पर इसको आप लिख भी सकते हैं अगर आप इनको समानता दर्शाना चाहते हैं, तो ईएस के बटे में आप लोग ईपी ले आ जाएंगे और आईपी के बटे में आईएस को नीचे ले आएंगे, तो ये आपका एक सूत्र बन गया। तो 1, 2 और यहाँ पर ये तीसरा, 3 सूत्र आपके सामने ये बन के आ गए इसके सिद्धांत से। और बाकी कार्यविधि को आप देख भी सके हैं, चित्र भी आपने देखा और गॉस की प्रमेय भी आपने देखी, धारा घनत्व अनुगमन वेग में संबंध भी आपने देखा। तो यार उम्मीद करेंगे कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप लोग करिए और दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5 ऐसे ही और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का सोल्यूशन करेंगे। इसी प्रकार से अब आपको मैं सारे क्वेश्चन जितने भी आपको बताया हूं सभी का सोल्यूशन देने वाला हूं, तो टेंशन नहीं लेना, सारी चीजें आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से मिलने वाली हैं। बस आपको जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।